नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के करीबी, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के भी करीबी कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह देश में भी विरासत टैक्स लगाने की बात कही है। इस टैक्स के मुताबिक आपके मरने पर आपकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेगी और उसे दूसरे लोगों में बांट देगी। आपके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलेगा। यानी कांग्रेसी सरकार आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई और मेहनत से अर्जित संपत्ति का आधा से ज्यादा हिस्सा लेकर दूसरे लोगों में बांट देगी। सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। कांग्रेस बैकफुट पर है, राहुल गांधी टेंशन में है। पिछले कुछ दिनों से गायब राहुल गांधी आज नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि अब हम देश में एक और क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। वो काम जाति जनगणना है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं, पर घबराहट राहुल गांधी के चेहरे में साफ साफ नजर आ रहा है। तो कैसे राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को लेकर बुरे फंसे हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही अमेठी में जीजा साले के चुनावी जंग को लेकर क्या है पूरी अपडेट, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सैम पित्रोदा के बयान से कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए पूरी तरीके से तो दो तरह की विचारधाराओं में बटी हुई है। एक है इस्लामिक विचारधारा, दूसरी तरफ है क्रिश्चियन मिशनरियों की विचारधारा। अब इन्हीं दोनों के बीच ये हिंदुओं के ऊपर दबाव बना रहा है कि देखो अब तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है उसकी गहराई को अब समझने के बाद लोग इस पार्टी से नफरत करने लगे हैं। पहले इन लोगों ने क्या कहा कि हिंदुस्तान की जो संपदा है, देश की संपदा है, उसके ऊपर पहला अधिकार माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि संपत्तियों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। जब आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से संपत्ति यहाँ विभाजित है और उसमें पैतृक संपत्ति के साथ साथ विरासत में मिली संपत्ति के साथ साथ अर्जित की गई संपत्ति है। हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा तो हिंदू हैं, तो संपत्ति भी हिंदुओं की ज़्यादा है। जो बड़े बिजनेसमैन हो या फिर बड़े वो लोग हों जो कि सामान्य तरह के बिजनेस से अपने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, वो ज़्यादातर हिंदू ही हैं। संपत्ति उनसे लिया जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन किसे किया जाएगा? जिसके पास सबसे कम है। अब कम में हिंदुओं की बात तो राहुल गांधी डायरेक्ट करते हैं कि देखो यहाँ पर जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर हिंदुओं के अंदर हैं, उसको भी इन संपत्तियों में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए रिजर्वेशन की थ्योरी की, जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया अब तक सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, उसमें हमेशा ये संवैधानिक व्यवस्था रही कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्थिक रिजर्वेशन की बात नहीं थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें 10% कोटा दिया आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो। लेकिन जो कांग्रेस की नीयत है, जो कांग्रेस कहना चाहती है, वो यही है कि सबसे पिछड़ा वर्ग कौन है? माइनॉरिटी क्लास में मुसलमान। इन लोगों ने इसके लिए रिपोर्ट भी बनवाई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये ठंडे बस्ते में इसलिए रखे हुए थे क्योंकि समय आने पर इसको बाहर निकालेंगे। बाहर आया और इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने यही बात बोली थी कि सबसे पिछड़ा जो है वो मुसलमान है। अब मुसलमान पिछड़ा क्यों है, इसके कारणों पर इन लोगों ने चर्चा नहीं की। ये नहीं बताया कि हजारों लाखों में जो पूरे देश में मदरसे पनप रहे हैं और जिसमें सिर्फ जिहाद की शिक्षा दी जाएगी, तो जिहादियों को नौकरी कहाँ मिलेगी? ये आगे बढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, ये तो मरने के लिए पढ़ते हैं, मर मिटने के लिए पढ़ते हैं धर्म के नाम पर। यानी कि
जिहाद के अब पढ़ाई पढ़ोगे तो नौकरी करके आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसे आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक कोटे से रिजर्वेशन की बात तो कांग्रेस ने की। तो ये जो इंटेंशन इसके अंदर था, जो ये बंद कमरों की बैठक में चर्चा किया करते थे मौलाना गैंग के साथ, मुसलमानों के साथ, वो बातें ये सामने में नहीं रखते बल्कि पीछे से वो बातें करते हैं। ये कांग्रेस की नीयत रही है। ये कांग्रेस ने शुरुआती दौर से यही किया। अगर 1947 के बाद से कहें या उससे पहले की स्थितियों के बारे में देखें, जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे, नेहरू उसमें से एक थे, इन लोगों ने भी वही कॉन्स्पिरेसी की थी। इसने नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की जा रही है, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि जब उसके लिए अलग देश बना दी गई है तो फिर वो यहां क्या कर रहे हैं। वो अपने चले जाएं, अपने देश में चले जाएं। आपने भी मांग में साथ दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर कर्नाटक का मुसलमान हो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक आवरण उठाया, मानवता के नाम पर ह्यूमैनिटी का ग्राउंड रखा और सेकुलरिज्म की बात करते हुए कहा कि जो यहां रहना चाहते हैं उसे सरकार सुरक्षा देगी। क्या पाकिस्तान ने कहा था कि यहां हिंदुओं को सरकार सुरक्षित रखेगी? क्या जिन्ना ने कभी किसी दंगे में निकलकर वहां के हिंदुओं सिखों को प्रोटेक्शन देने की बात कही? ये तो तथ्य है कि जब वहां दंगे हो रहे थे, जिन्ना गवर्नर हाउस से निकल नहीं रहा था और यहां पर जब वही मुसलमान और हिंदुओं के बीच दंगे हुए तो गांधी, नेहरू जैसे लोग निकल कर घूम कर मुसलमानों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, चाहे मुसलमान कितने हिंदुओं की हत्या क्यों न कर दिया हो। तो ये तो इसके पीछे जो एजेंडा होता है, उसके एक हिडन एजेंडा जो बनाया जाता है, उस हिडन एजेंडा को पीएम मोदी ने उजागर, एक्सपोज कर दिया। तो ये बिलबिलाने लगे। अब एक इसका नया साथी पार्टनर आया, सैम पेत्रोदा। मतलब इसने इस्लाम की बात की, राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं, जो मौलानाओं के साथ डील करते हैं, उसने पूरी तरीके से इस्लामिक बातें की, ये मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने की बात की। और एक सैम पेत्रोदा है जो मिशनरियों की बात लेकर आया कि देखिए क्रिश्चियन स्टेट में क्या होता है, यानी यूरोप में, विकसित देशों में, अमेरिका में, ये विरासत में जो मिली हुई प्रॉपर्टी है उसमें से सरकार 55% अपने पास रखती है। मतलब ये जो इस्लामिक और क्रिश्चियन एजेंडा है हिंदुस्तान में लागू करना चाहता है, क्योंकि सनातन परंपराएं तो ऐसी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी है जो राजा सरकार है जो हड़प लेगी। कभी नहीं ये व्यवस्थाएं रही शुरुआती दौर से। इन लोगों ने ये व्यवस्था लाने का एक नया तरीका डेवलप किया कि उसमें सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आप सोशल जस्टिस एक सिलेक्टेड वर्ग के लिए रखते हो। आपने जो चयनित किया कि इस वर्ग को सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, चाहे लिंचिंग के मुद्दे पर देख लीजिए, चाहे हत्या के मामले में या महिलाओं के मामले में। क्या नेहा का मर्डर हुआ कर्नाटक में, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा एक बार भी बोलती हुई नजर आई कि वहां पर एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी और ये राज्य सरकार जो है उसे छिपाने की कोशिश कर रही है पर्सनल संबंधों की बात करके? वहां पर इंक्वायरी का, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का तरीका चेंज कर दिया है कि दोनों के अफेयर के मुद्दे पर जांच करो कि दोनों के पर्सनल रिलेशन अच्छे थे, फिर बुरे हुए, उसके कारण हत्या हुई। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन इन लोगों का रहा है और सैम पेत्रोदा ने पीएम मोदी को एक और नया मुद्दा दे दिया, जिसके कारण वो सीधे तौर पर कहने लगे कि देखो अब तो पहले ज्वेलरी वगैरह जो थी तुम्हारी संपत्तियों का सर्वेक्षण करके उसे लेने की बात कर रहा था, अब तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति जो है उस पर भी कब्जा करेगा। जीने के बाद भी, मरने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ने वाला ये लोग। ये वही एजेंडा में चल रहा है कि हिंदुस्तान कैसे बचा रह गया। हिंदुस्तान बनके सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसे भी इस्लामिक कंट्री होना चाहिए, मुसलमानों को बढ़ाया जाए, क्रिश्चियन मिशनरियों को किसी तरीके से सपोर्ट करो, जो अभी भी कर रहा है राहुल गांधी। इतनी बार जो मणिपुर गया है उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि कर्नाटक में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, हर जगह जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो चर्च है,
वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही आरोप लगा रहा है कि मणिपुर में आपने मैतेइयों का साथ दिया, कुकियों का साथ क्यों नहीं दिया। सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भी कुकियों के साथ अन्याय हुआ, मतलब क्रिश्चियनों के साथ अन्याय किया गया है। तो इसके सोशल जस्टिस का मतलब पूरी तरीके से यही है कि अल्पसंख्यकों को मैक्सिमम बना दो और बहुसंख्यक को कंगाल कर दो, यानी कि यहां पर इस्लामिक और क्रिश्चियन एजेंडा थोपना है और हिंदुस्तान को हिंदुओं से मुक्ति दिलानी है। ये परंपराएं, ये तरीके इन लोगों ने डेवलप किया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 2014 से अब तक कभी भी ऐसी बातें करते नजर नहीं आए थे। 2019 के चुनाव में भी देखिए, 2014 के चुनाव में भी इन लोगों ने भले ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप लगाया, लेकिन पीएम मोदी खुद नहीं ये बात करते थे कि ये ऐसा एजेंडा कांग्रेस वाले चला रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट का। अब उनको उतरना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने सीमा लांघ दी है, इसीलिए इसका पूरा एजेंडा एक्सपोज हो चुका है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, कांग्रेस का एजेंडा तो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन सैम पित्रोदा का बयान आता है कांग्रेस पार्टी को तो सपोर्ट करना चाहिए था। वो कह रहे हैं अब ये इनका निजी विचार है। लेकिन निजी विचार अगर है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर सकती तो विरोध ही करे, सपोर्ट करेगी तो परेशानी होगी। लेकिन विरोध भी ऐसे थोड़ी की जाती है कि ये इसका निजी विचार है। निजी विचार का मतलब क्या होता है? अगर आप सपोर्ट करते हो तो खुले तौर पर समर्थन करो, नहीं करते हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये बीच बीच में चलने वाली नीति नहीं चलेगी। ये दोहरा चरित्र है कि अगर सैम पित्रोदा ने ऐसी बातें की, वो किस दम पर ऐसी बातें की? उसका तो यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के हम बड़े नेता हैं और हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, इसीलिए उसने ये बयान दिया, ये बात कही है। अगर वो एक इंडिविजुअल कोई बिजनेस पर्सनालिटी होता, टेक्नोक्रेट होता, या फिर दूसरे काम करने वाला विश्लेषक होता या सोशल साइंटिस्ट होता, तो उसकी बात को इतना तवज्जो दिया जाता? क्या अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप के कई देशों में चल रहा है और वहां पर कुछ सोशल साइंटिस्ट, समाज विज्ञानी बात कर रहे हैं तो उसकी चर्चा हिंदुस्तान में होती है? तुम कांग्रेस के नेता के हैसियत से ये बोल रहे हो तो कांग्रेस या तो उसका समर्थन करे या विरोध करना है तो सैम पित्रोदा को सस्पेंड करे, सो कॉज नोटिस भेजे। ये बीच बीच में चल के मुसलमानों को खुश करो, क्रिश्चियनों को खुश करो और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए वैसे बयानों से, चाहे डीके शिव कुमार बोले या फिर इसका उदयनिधि स्टालिन बोले, ये सनातन के खिलाफ बोले, तो वो कहता है कि वो उसकी व्यक्तिगत राय है, ये हमारा विचार नहीं है। तो तुम्हारा विचार नहीं है तो उसका साथ क्यों दे रहे हो? मतलब हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ और उन लोगों को सपोर्ट करो, यही पॉलिसी कांग्रेस की बन रही है। बिल्कुल सर, आज जो अमेठी से तस्वीरें आई हैं, रॉबर्ट वाड्रा की पोस्टर्स लगाए गए हैं, वो भी काफी सारी जगहों पर, क्या कुछ चल रहा है जीजा और साले के बीच में? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। 10 जनपद के अंदर जो चल रहा है वो ये होना ही था, क्योंकि ये जो साजिश करता है वो हमेशा से अपने साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। कहीं न कहीं से तो आवाज उठनी है और आपस में इन लोगों को लड़ना है। रावण सोच रहा था कि देखो अहंकार इतना है क्योंकि उसका पुत्र सबको विजित कर लिया, इंद्रजीत कहलाया, भाई ऐसा है त्रिलोक विजेता हो सकता है। तो उन लोगों के बीच में वो ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि अब हमें अविजित हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं के घर में विभीषण भी था जो राम भक्त निकला और उन्होंने रावण की लंका में बिल्कुल आग लगा दी। तो उसी तरीके से ये जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उसके घर में भी आपस में फूट पड़ेगी। 10 जनपद में यही चल रहा है। अब रॉबर्ट वाड्रा बार बार कह रहा है कि भाई हमें अमेठी की जनता का कॉल आ रहा है, आप आइए यहाँ, आप चुनाव लड़िए। और वो बार बार मीडिया के सामने भी कह रहा है कि हमें अमेठी से चुनाव लड़ना है। फिर जब ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो वो कहता है कि अमेठी नहीं, अगर कहीं और से भी टिकट दिया जाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रायोरिटी कहाँ है? अमेठी। प्रायोरिटी तो अमेठी ही है, क्योंकि ये नेहरू खानदान की विरासत है। ये यहां से सोनिया गांधी जीती, संजय गांधी जीता, उसके बाद ये
राहुल गांधी जीते। अब ये वाड्रा समझ रहा है कि भाई रायबरेली तो कब्जा कर लेगी प्रियंका वाड्रा, अब अमेठी हम कब्जा कर लें। राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं, ये वायनाड से जीतता हारता हुआ भटकता हुआ उसी तरह से आउट हो जाएगा कांग्रेस से, जैसे संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी कांग्रेस से बाहर हो गई। अब सोनिया गांधी जब तक प्रोटेक्ट कर रही है तब तक राहुल गांधी है। जब सोनिया गांधी का प्रोटेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ेगा तो प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ये दोनों का कब्जा होना चाहिए। ऐसे 10 जनपद के अंदर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि जिस कॉन्स्पिरेटर के अंदर कॉन्स्पिरेसी जब बाहरी होती है तो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी भी वो करेगा ही, क्योंकि इसकी आदत है साजिश करना। जिसकी आदत में शुमार है वो तो साजिश करेगा ही। इसी को लेकर 10 जनपद में ये हंगामा चल रहा है और इन जीजा साले के बीच के झगड़े, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है उसमें पिस कौन रहा है? बुढ़ापे में एक बुढ़ा जिसको कहा जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे। सवाल किसके ऊपर उठ रहा है? जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप भाई अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो उसने क्या बोला? राहुल गांधी का कहना है कि भाई ये तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर चारों तरफ से कांग्रेसी कह रहे हैं भाई ये कंफ्यूजन क्यों पैदा किए हुए हो, हम लोग बेइज्जत होकर बाहर से आते हैं जब हमसे सवाल किया जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की दिन रात बेइज्जती हो रही है इस मुद्दे पे। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों भिड़े हुए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को कैसे सेट किया जाए, और इस बीच राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ये दोनों के बीच जो चल रहा है संघर्ष, उसमें वाड्रा ने एक और खेल कर दिया, पोस्टर लगवा दिए कि अब तो बताओ तुम्हारे लिए तो पोस्टर लगा नहीं अमेठी के अंदर, मेरे लिए लग रहा है, मेरे लिए फोन किया जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। मतलब अब 10 जनपद में जो जंग शुरू हुई है वो कांग्रेस के विनाश का एक और बड़ा कारण बनने बिल्कुल। वाला है। और स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं है, वो कह रही है कि ना जीजा ना साला, अमेठी है पीएम मोदी का मतवाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो संपत्ति बंटवारे के बाद अब विरासत पर सियासत हाई है, जिसको लेकर राहुल गांधी चुनाव के बीच में बुरे फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक्सपोज्ड हो चुकी है, तो वहीं अमेठी की लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा की पोस्टर लगाई गई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी में जीजा साले के चुनावी जंग पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।